सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मैं आपको एक डाटा बताता हूँ। अभी आईएलओ की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार हमारी जो कंट्री का 84% यूथ है वो बेरोजगार है जी। तो आईएलओ इस की तरह बहुत तो वो तो बहुत डरावनी रिपोर्ट अभी थी। ड्राइविंग रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में ही रिपोर्ट आई है। अगर सर संविधान बदलने की कोशिश करेंगे तो ये 2 अप्रैल दोबारा दोहराना पड़ेगा। अब पहले वाला समाज नहीं है जो झुक जाएगा। जिस देश में धार्मिक सत्ता हावी रहेगी उस देश में कभी लोकतांत्रिक स्थापित हो ही नहीं सकता। समानता तो है ही नहीं। समानता का जो अधिकार है हमारे संविधान में दिया है वो तो है ही नहीं। आरटीआई के तहत जो बच्चों के गैर एडमिशन होते हैं, जिन स्कूलों में बच्चों के हमारे बच्चों के जो नाम आ रहे हैं उन स्कूलों में लिए नहीं जा रहे। आपको पता है वे सारे के सारे स्कूल आरएसएस वालों के हैं। नहीं, देखिए है देश में हमारी सबसे बड़ी पार्टी एकमात्र पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, तो हम तो उसी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। जातिवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बीजेपी के आने से सांप्रदायिक ताकतें जो हैं वो हावी हो रही हैं। कुछ सुधार नहीं देने का, रोजगार के नाम पर ये खाली थैले पकड़ा दिए राशन के, ठीक है, पब्लिक का बेवकूफ़ बनाया गया है। बहन जी हमारी ऐसी हैं, आयरन लेडी हैं, वो एक पैर पीछे हटा रही है पर दूसरा पैर आगे बढ़ाएंगे। 2027 में जब वो निकलेंगी ना तो निखर्जी सरकार उनकी आएगी। देखो चुनाव इतना घमासान हो चुका है, जैसे हमारी बहन जी ने टिकट बांटे आपको बहुत सोच समझ के बांटे हैं। सुनीता वर्मा को सपा पे आप जा सपा रहे हैं। पे। ठीक है। सीसीए में आपका स्वागत है। हम अभी मेरठ शहर के शेरगढ़ी के अंबेडकर पार्क में हैं और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ का जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो दलित आंदोलन रहा है उसके इतिहास की एक बहुत अहम कड़ी यहाँ इस पार्क में है, जिस स्थान पर हम अभी खड़े हैं। आप मेरे अगर पीछे देखेंगे तो यहीं पर ही 1994 में यहाँ के दलित समाज ने बाबा साहब की एक तस्वीर लगाने की, एक प्रतिमा लगाने की कोशिश करी थी, जिसके ख़िलाफ़ यहाँ के कुछ दबंगों का, दबंग जातियों का यहाँ पर उसके ख़िलाफ़ विरोध हुआ था। और उस विरोध के चलते यहाँ पर दलित समाज का भी एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। पुलिस का दमन बहुत ज़बरदस्त हुआ था, जिसके पर लाठीचार्ज भी हुई, गोलियाँ भी चलीं। और उस दमन में, उस प्रकरण में ये दो नौजवान शहीद श्री श्रीपाल और शहीद श्री बिट्टू जी, इन दोनों की शहादत हुई थी यहाँ पर। बड़े संघर्षों के बाद आज आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आलीशान बहुत बड़ी एक बाबा साहब की प्रतिमा लगी है। ऐसे संघर्ष की बहुत सारी कहानियाँ हैं यूपी के कोनों कोनों में जो छुपी हुई हैं। खैर, अब चुनाव शुरू होने वाला है यहाँ 2024 का, और यहाँ पर इस बार तीनों यहाँ पर भाजपा की तरफ से अरुण गोविल यहाँ के उम्मीदवार हैं, बसपा की तरफ से देवव्रत त्यागी हैं और सपा की तरफ से सुनीता वर्मा जी हैं। सुनीता, ये एक्चुअली एक जनरल सीट है, रिज़र्व सीट नहीं है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर एक दलित उम्मीदवार एक जनरल सीट पर दी हैं, सुनीता वर्मा जी। आइए पता करते हैं कि क्या उससे इस बार दलितों में कुछ रुझान बदलेगा, क्या इस बार वोट कुछ सपा की तरफ भी जा सकती हैं बसपा को छोड़ के। शेरगढ़ी के कई सारे नौजवान हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार सर, आपका नाम? जी मेरा नाम सचिन। सचिन, क्या करते हो? जी मैं सैटरिंग का काम करता हूँ। हाँ जी, सैटरिंग का काम करता हूँ। सेटरिंग का काम करते हो। 10 साल मोदी सरकार के कैसे रहे हैं? जी सही रहे, अपनी जगह जैसे भी रहे, कटे 10 साल जैसे भी कटे, अच्छे कटे बुरे कटे, कटे जैसे भी कटे। नहीं, चलिए, इंसान संघर्ष करके तो चलाता है, लेकिन आपको लगता है जो आप काम कर रहे हैं उसमें कुछ सरकार की तरफ से कोई ठीक कुछ मदद मिली है? जी इसमें नहीं मिली। नहीं मिली। नहीं मिली। नहीं मिली। वो तो कह रहे हैं कि हमने भाई 5-5 किलो मुफ्त राशन ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। जी नहीं, हमें नहीं मिला इसमें से कुछ भी। अच्छा, आपको राशन भी नहीं मिला? नहीं। ठीक है, तो अभी बताइए, वोट इस बार फिर 24 में किसको सोच रहे हैं? सुनीता वर्मा को। सपा पे आप जा सपा रहे हैं? पे। ठीक है, ऐसा क्यों? लेकिन क्योंकि यहाँ पर तो बसपा का एक बड़ा रुझान, शेरगढ़ी में तो बहुत ज़्यादा वोट आमतौर पे बसपा पे ही पड़ते थे। बसपा पे भी जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं जाएगी, पर बड़ी ये जो सारे बड़े हमारे बुजुर्ग आदमी सारे बसपा पे देंगे सारे वोट। हाँ जी। ये सारे बसपा को देंगे और सारे। नौजवान, लेकिन आप कह रहे हैं नौजवान सारे इस पर जाएंगे सुनीता वर्मा। ऐसा क्यों? लेकिन आपको क्यों इस बार सुनीता वर्मा की तरफ? मुझे लग रहा है कि अब की बार इन्हें मौका देना चाहिए, एक बार देना चाहिए। जिताना चाहिए। नमस्कार जी, जय भीम। जय भीम साहब। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विपिन गौतम है। विपिन, बताइए, अभी चुनाव आने वाला है, क्या आप सोच रहे हैं इस बार? देखो चुनाव इतना घमासान हो चुका है, जैसे हमारी बहन जी ने टिकट बांटे आपको बहुत सोच समझ के बांटे हैं।
अब यहाँ दक्षिण का जो हिसाब किताब चल रहा है, पहले मेयर रही थी सुनीता वर्मा जी, उन्होंने अपने कार्यकाल में यहाँ शेरगढ़ी में कुछ नहीं करा। अब उन्हें फिर उम्मीदवार बनाया सपा ने कि वो सांसद बने, पर बहन जी ने ऐसा गठबंधन कर दिया है सीटों का, इतने अच्छे टिकट बांटे हैं, अब के बहन जी कम से कम 20 सीटें आएंगी। तो आपका रुझान इस बार हाथी पर ही है? हाथी पे ही है, क्योंकि एक हमारा ऐसी समाज क्या होता है जो अपनी बहन जी सीना ठोक के कहती है ना कि हमारा हिसाब किताब, हमारा ऐसी समाज मेरे बिगड़ कहीं नहीं जाता। अगर हम बिखर जाएंगे, कुछ लोग बिखर भी जाते हैं, मैं उनको कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि हर आदमी अपने अपने सोच रखता है, अपने अपने विचार रखता है। पर जो इस टाइम जो चल रहा है, बहन जी नंबर 1 पे चल रही हैं। ठीक है विपिन, एक चीज़ बताओ, लेकिन एक जो कई लोगों की शिकायत होती है कि बहन जी जितना एक एक्टिवली पहले लोगों के बीच में रहती थी, बाहर आती थी, अब उनका पब्लिक अपीयरेंसेस भी काफ़ी कम हो गए हैं, रैलियां भी कम करती हैं, जनसंपर्क थोड़ा कम हो गया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, ऐसा होता है जैसे कोई जंगल का एक राजा होता है, वो शेर कहलाया जाता है जी। उससे बड़ा भी एक टाइगर होता है। और बहन जी हमारी ऐसी हैं, आयरन लेडी हैं वो, एक पैर पीछे हटा रही है पर दूसरा पैर आगे बढ़ाएंगे। 2027 में जब वो निकलेंगी ना, तो निखर्जी सरकार उनकी आएगी। तो आपको लग रहा है वो लंबी प्लानिंग चल रही है। ठीक है, तो बढ़ता हुआ वोट अभी नज़र आ रहा है सपा ने पहले, बसपा। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अनुज कुमार है। अनुज जी, क्या करते हैं आप? मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एमए इतिहास का छात्र हूँ। आप छात्र हैं? ठीक है, ये बताइए, आप एमए के छात्र हैं, 10 साल छात्रों के लिए क्या आपको लग रहा है स्कॉलरशिप्स या बाकी चीज़ें, यूनिवर्सिटी में कोई सुधार देखने को मिला है मोदी सरकार? नहीं, कुछ सुधार नहीं देखा। रोजगार के नाम पर ये खाली थैले पकड़ा दिए राशन के, ठीक है, पब्लिक का बेवकूफ़ बनाया गया है। आपको मतलब रोजगार की भी बहुत दिक्कत है? रोजगार की भी है, शिक्षा की भी है, शिक्षा की भी है, बहुत दिक्कत है। आपके हिसाब से सुधार नहीं है कुछ? नहीं, कुछ नहीं सुधरा, बल्कि जो पहले स्थिति थी उससे और ज़्यादा बदतर हो गई है, अगर सच पूछो तो। ठीक। और जातिवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बीजेपी के आने से सांप्रदायिक ताकतें जो हैं वो हावी हो रही हैं। तो चलिए ये बताइए, जैसे आप बीजेपी का कह रहे हैं कि बीजेपी के आने से सांप्रदायिक ताकतें भी हावी हो गई हैं और जातिवाद भी बढ़ गया है, रोज़गार की स्थिति आप कह रहे हैं बहुत ख़राब है, शिक्षा की भी स्थिति नहीं सुधरी, तो इस बार कहाँ वोट आप देने की सोच रहे हैं? आपकी बातों से लग रहा है भाजपा पर तो आप नहीं जा रहे, आपके सामने 2 और बड़े उम्मीदवार हैं। नहीं, देखिए, देश में हमारी सबसे बड़ी पार्टी, एकमात्र पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, तो हम तो उसी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। सुनीता वर्मा को यहाँ जो टिकट मिला है उससे शेरगढ़ी में कुछ बिखराव हो रहा है क्या? 10-20% मैं मान सकता हूँ, लेकिन बाकी अधिकतर वोट, निखर्ची वोट, वो बीएसपी बसपा पे ही वो जी अधिकतर जी जाएंगे। ठीक है, ठीक है। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजय शेरगढ़ी है। जोर से बोलिए। मेरा नाम विजय शेरगढ़ी है। विजय जी, जी, विजय जी ये बताइए, चुनाव आ रहा है, करते क्या हैं आप? मैं अभी तो स्टडी करता हूँ। स्टडी कर रहे हैं। आपका भी क्या यही राय है जो इनकी राय थी अनुज की कि आप? सबकी राय एक है, और जैसा कि अब चुनाव चल रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो बहुजन है वो बट रहा है। आपका सबके ने सुना होगा कि बट रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, और कहते हैं कि लहर चलती है, लेकिन डूबते भी तो हैं। लहर में केवल वे डूब रहे हैं जो यहाँ के जो बहुजन है वो बहक रहे हैं। यहाँ थोड़ा नहीं, यहाँ की जो वोट हैं पहले ही बसपा पे थी और आज भी बसपा पे रहेगी। और बात शिक्षा और स्वास्थ्य की। आदमी को सबसे पहले जो ज़रूरत थी, पहले थी रोटी, कपड़ा और मकान। अब केवल रोटी, कपड़ा और मकान नहीं रहेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार। और रोज़गार के नाम पे तो यहाँ कुछ है ही नहीं। जितनी भी योजनाएं वो सारी झूठी हैं। पहले क्या था, हम कुछ सामान ले रहे हैं तो उसे लेने से पहले हम सोचते नहीं थे, झट से चाहे उसकी कीमत कुछ भी हम ले ला करते थे। लेकिन आज क्या है, उसे लेने की बजाय 10 बार हमें जेब में देखना पड़ेगा कि हमारे जेब में पैसे है या नहीं। जब हमारे पास में रोज़गार ही नहीं रहेगा तो हम अपने स्वास्थ्य कहाँ से ठीक करेंगे? ये बताओ, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने यहाँ आयुष्मान स्कीम दे दी है। बिल्कुल, इसके बारे में तो सबसे पहले बताऊंगा। अब ये जो 5 लाख वाली जो स्कीम है, अब ये देखना, इसमें भी कंडीशन इन्होंने क्या रख दिया है। अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो मान लो उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो कहाँ जाएगा? अस्पताल में जाएगा। उसके पास कार्ड भी है, उस कार्ड के बावजूद भी उसके पास इलाज नहीं हो पा रहा। उसमें कह रहे कि ये वाली जो इसमें जो आपकी बीमारी इसमें है नहीं। अगर इसमें नहीं है तो ये बनाए किस लिए है? कहते कि सर्जिकल है। भाई, उससे आदमी को तो सर्जिकल की आवश्यकता नहीं है, उसे तो बीमारी का इलाज। इंश्योरेंस मॉडल से ज़्यादा आपको लगता है सरकारी अस्पतालों में सुधार होना चाहिए, ताकि सरकारी अस्पतालों में भी सुधार होना चाहिए, और जिन्हें इन्होंने मान्यता दी है उसमें भी होना चाहिए। और दूसरी बात, शिक्षा की। शिक्षा जो अभी इन्होंने चलाए थे कि बच्चों के एडमिशन फ्री होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जातिवाद है। RTI के तहत जो बच्चों के गैर एडमिशन होते हैं, जिन स्कूलों में बच्चों के, हमारे बच्चों के जो नाम आ रहे हैं, उन स्कूलों में लिए नहीं जा रहे। आपको पता है वे सारे के सारे स्कूल RSS वालों के हैं।
जातिवाद हो रहा है, नाम अगर आ भी रहा है तो उनका नाम काट दिया जा रहा है। अगर किसी वजह से किसी की सोर्स लगाकर उस बच्चे का दाखिला उस स्कूल में हो रहा है तो उसकी क्लासें अलग चल रही हैं। अच्छा, इतना खुल के हो रहा है। बिल्कुल जी, समानता तो है ही नहीं। समानता का जो अधिकार है हमारे संविधान में दिया है वो तो है ही नहीं। मोदी जी तो कहते थे कि भाई दलित समाज के ऊपर, आप जब ऊना की घटना हुई थी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना, मोदी जी ने तो भाषण दे दिया कि भाई मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मेरी पीठ पर मारो। आपको यकीन नहीं है कि वो वाल्मीकियों के उन्होंने पैर भी धोए थे? आपको यकीन नहीं है कि वो आपको दलित पता होगा अभी वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ में क्या हुआ था हाथरस में। सरकार भी उनकी थी, प्रशासन भी उनका था, लेकिन क्या हुआ था इस बात से तो भली बात हर कोई परिचित है। अगर मान लो लॉ एंड ऑर्डर अगर बिल्कुल सटीक होता तो क्या उसके साथ ऐसा होता? उसके साथ में न जाने कितने ऐसे हमारे समाज के बच्चों के साथ में ऐसा आए दिन होते रहते हैं जब तक उन पर लगाम नहीं हुआ। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें, पहले क्या था, दफ्तर में आदमी जिस टाइम वाला अगर 10 बजे का टाइम है तो उससे पहले पहुंचता था। और आज तुम दफ्तर के चक्कर काटते काटते गरीब आदमी पागल हो जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि आला अधिकारी भी सुनने को तैयार नहीं होते। सबसे पहला कास्टिज्म, इस देश के अंदर कास्टिज्म सबसे ज़्यादा हावी है। अरे कौटिल्य ने भी कहा था, और हमारे कई महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि जिस देश में धार्मिक सत्ता हावी रहेगी उस देश में कभी लोकतांत्रिक स्थापित हो ही नहीं सकता। अगर लोकतांत्रिक स्थापित होना है तो वहाँ की जनता को तय करना होगा। एक समय वो भी था तानाशाही का। तो आपको लग रहा है क्या कि ये सरकार कहीं ना कहीं वो पुरानी मनुवादी व्यवस्था वापस लाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल कर रही है। जो हमारे मान लो जो संसद के अंदर संविधान बदलने की बात करें तो क्या संविधान को मानने वाले लोगों को छोड़ देंगे? ये बिल्कुल जो आपने कहा कि दो सांसद बीजेपी के प्रत्याशी, बार 2-3 प्रत्याशियों ने कहा है कि इस बार हम लोग संविधान बदल देंगे अगर सत्ता में आए, 400 सीटें आए, उसके लिए हमको संविधान बदलने की ज़रूरत है, अगर इसलिए हमको 400 सीटें दीजिए। बताइए उसका कितना असर है यहाँ, खासकर कि जो दलित समाज है? अगर बात 400 सीट के तो 400 सीट के पर हैं, 400 सीट तक तो बहुजन बैठ चुके हैं। और कुछ तो आपको अभी पता लग जाए, 23 तारीख की बहन जी की रैली है और मोल तो एक रात में बदल जा। ठीक, 400 सीट तक पार ही हैं, 400 तक तो हम बैठ चुके हैं। हाँ, आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा अनिकेत सर। हाँ, अनिकेत क्या करते हो अनिकेत? सर पढ़ाई चल रही है, स्टडी चल रही है। क्या, कौन सी क्लास, कॉलेज में हो अभी? BANS कॉलेज से। BA कर रहे हो, ठीक है। क्या उम्र हो गई? मेरी 25 साल है सर। 25 साल है। कहाँ वोट पड़ रहा है अनिकेत? वोट तो सर हाथी पे जाएगा। हाथी पर ही जाएगा। यहाँ सुनीता वर्मा के आने से कोई कि हम जाति नहीं देखते, हम देखते हाथी। आप हाथी देखते? हाँ जी। कोई भी कैंडिडेट हो, आप हाथी पर ही। ठीक है। जाति देखने वाला जाति देखता रहेगा। समाज, अगर कल को समाज के आदमी बीजेपी में भी चला गया तो हम बीजेपी को वोट थोड़े देंगे। आप वोट तो हाथी को देनी अपनी पड़ेगी। पार्टी ज़्यादा ज़रूरी है। पार्टी ठीक ज़रूरी है। है। ये मुझे बताइए कि आप ये जो अभी बता रहे थे कि भाई कई इनके जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, 2-3 प्रत्याशियों ने कह दिया कि भाई हमको 400 सीटें दो ताकि हम संविधान बदल सकें। इस पर यहाँ के खास करके आप जैसे नौजवानों की क्या प्रतिक्रिया है? कितना उसका असर हो रहा है इस चुनाव में? अगर सर संविधान बदलने की कोशिश करेंगे तो 2 अप्रैल दोबारा दोहराना पड़ेगा। और हमारे लोग 2 अप्रैल दोबारा दोहराने के लिए तैयार भी बैठे हैं। अब पहले वाला समाज नहीं है जो झुक जाएगा। अब मतलब एक संघर्ष। जी। 2 अप्रैल का मैं याद दिला दूं यहाँ लोगों को जो भूल गए हों, वैसे तो बहुत बड़ा आंदोलन था, नहीं भूले होंगे, लेकिन SC/ST एट्रोसिटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो था उसमें फेरबदल जब हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके ख़िलाफ़ एक बहुत विशाल आंदोलन पूरे देश में हुआ था 2 अप्रैल को। पूरी सरकारें हिल गई थी, किसी ने नहीं सोचा था इतना बड़ा उस दिन लामबंदी होगी लोगों की। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि अब संविधान बदलेगा तो वही 2 अप्रैल का आंदोलन दोहराया जाएगा। जी साहब, जय भीम जी। क्या नाम हुआ जी? अजब सिंह। कोई नहीं, इसको मैं पकड़ लेता हूँ। आप आराम से अपनी बस बुलंद आवाज़ रखिए जी। देखो लोकसभा का इलेक्शन आ रहा। हाँ जी। ये सबको मालूम है। हाँ जी। हम तो हाथी वाले हैं, हाथी को वोट देते आए। हाथी को जा रहे हैं। हाँ हाँ, डायरेक्ट। ठीक है। हम साइकिल को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते। सुनीता वर्मा के यहाँ उससे आपको लग रहा है कोई फर्क नहीं नहीं पड़ेगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं। इससे 5 साल फर्क नहीं पड़ा, अब क्या पड़ेगा? ठीक है। 5 साल में रही, आज तक शेरगढ़ी में आई नहीं। ठीक है। भाजपा सरकार कैसी रही है? भाजपा सरकार अपने हिसाब से सही है। अच्छा। लोगों को भगा रखा 80 करोड़ को, ना चावल दे के 600 का काम छोड़ देंगे, 50 रुपये का ना चावल दे देंगे। ठीक है। ठीक है। तो आपको लग रहा है रोजगार वगैरह की कोई खास? रोजगार तो जिसका है, बाकी सब परेशान है। परेशान है लोग। हाँ, RSS की नौकरी है और किसी की नौकरी नहीं है। अच्छा, सिर्फ RSS की नौकरियां हाँ, मिलती हैं। हाँ,
आरएसएस वालों को ही मिलती है मिलती है नौकरी, और किसी को नहीं है नौकरी। नहीं मिल रही हाँ बाकी हाँ, बाकी सब परेशान है। परेशान है लोग। जी आपका नाम? मेरा नाम संदीप शेरगढ़ी संदीप और मैं मूलतः शेरगढ़ी का ही निवासी हूँ। अच्छा मैं आपको एक डाटा बताता हूँ। अभी ILO की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार हमारी जो कंट्री का 84% यूथ है वो बेरोजगार है जी। तो आईएलओ इस की तरह बहुत वो तो बहुत डरावनी अभी रिपोर्ट थी। अभी डरावनी रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में ही रिपोर्ट आई है। तो तमाम बाकी के जो लोग हैं, जो संविधान प्रिय न्याय पसंद लोग हैं, वो एक संविधान बचाने की लड़ाई के पक्ष में खड़े हैं। और जो तमाम अपने स्वास्थ्य चिकित्सा की जो मुद्दे हैं, बेरोजगार का मुद्दा, स्वास्थ्य चिकित्सा का मुद्दा, जिस तरह से एजुकेशन पर प्रहार हो रहा है, तो उस तरह के तमाम मुद्दे को लेकर तमाम लोग खड़े हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी के जो लोग हैं वो अपने राम राज्य को लेकर खड़े हैं। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि केवल राम के नाम से पेट नहीं भरेगा, लोगों को काम चाहिए। और इन तमाम मुद्दों के साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मेरठ सीट के जो तमाम युवा हैं और तमाम जो न्याय पसंद लोग हैं वो संविधान बचाने की लड़ाई में। और ख़ास बात इस वाले चुनाव में ये है कि ये वाला जो चुनाव होगा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मेरठ सीट का जो चुनाव है, इस बार दलितों की स्थिति तय करेगा। क्योंकि पिछले कई दिनों में देखा गया कि राम राज्य के में ही, राम राज्य की आड़ में किस तरह से दलितों की पिटाई खुलेआम यहाँ पर कर दी जाती है, जबकि वो एक इलेक्टेड कैंडिडेट है जो नगर निगम के अंदर उनकी पिटाई की मैं थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं, ये जो बता रहे हैं कि नगर निगम के दो पार्षद दलित समाज से थे, अलग अलग पार्टियों से थे दोनों। उनकी बहुत बुरी तरह से उनके खिलाफ हिंसा हुई थी नगर निगम के हॉल के बाहर। जब मीटिंग हुई थी उसके बाहर बहुत यहाँ लोगों में रोष था कि आप चुने हुए प्रतिनिधियों को ऐसे कैसे खुलेआम पीट सकते हैं। उसका गुस्सा भी आप देख सकते हैं अभी तक है नौजवान। जी, तमाम जो दलित समाज के जो युवा हैं उनमें एक रोज़ इस तरह का पैदा है कि राम राज्य में दलितों की स्थिति क्या होगी। क्या ये स्थिति होगी कि एक इलेक्टेड कैंडिडेट को सदन के अंदर, नगर निगम के अंदर पीट रहे हैं लोग। तो तमाम युवा तमाम इन मुद्दों पर खड़े हैं। और दूसरा जो राम राज्य है, अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं अरुण गोविल जी, उनका शुद्धतम बयान ये आया है कि संविधान को बदल देंगे। तो हम इस तरह के तमाम जो न्याय पसंद, जो संविधान में भरोसा करने वाले लोग हैं, जो अपने हक और अधिकार को लेकर खड़े हैं, वो तमाम जो युवा है वो ये कहना चाहते हैं कि अंबेडकर की तमाम ये औलाद जिंदा है, हम संविधान पर एक भी आँच नहीं आने देंगे। और अगर इस तरह की बात आती है तो तमाम लोगों के, इतने भारत देश में जो संविधान प्रिय जो लोग हैं, इतने हाथ उठेंगे कि उनकी नस्लें भी याद रखेंगे। चलिए ये बताइए कि आपने जो कहा संविधान बीजेपी बदलने की बात कर रही है, और आपकी बातें सुनकर तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आप भाजपा में नहीं जाने वाले हैं। आपके सामने दो और बड़े उम्मीदवार हैं, एक बसपा से और एक सपा से, सुनीता वर्मा जी और देवव्रत त्यागी जी। आप किधर जाने की सोच रहे हैं चुनाव में? अभी देखिए, जो चुनावी समीकरण है, जब से पिछले कुछ दिन पूर्व से माननीय मंत्री हाजी याकूब जी का जो समर्थन जो प्राप्त हुआ है लोगों को, तो उसके दृष्टि से देखते हुए समीकरण चेंज हो रहा है। हालांकि 23 तारीख में जो माननीय हमारी बहन जी की जो रैली है, उस पर तमाम ये जो फैक्टर है वो डिपेंड करेंगे। हालांकि अब जो दलित और मुस्लिम समाज का जो गठजोड़ है वो कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से बीएसपी की ओर झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि कहीं ना कहीं जो तमाम जो दलितों के जो युवा हैं, जो तमाम लोग हैं, उनकी जो बीएसपी से जो एक अटैचमेंट है, राजनीति है, वो केवल उनकी मन से राजनीति है, उनके विश्वास से राजनीति और एक दिल से राजनीति है। वो मतलब ये चाहते हैं कि जो बसपा है उनसे ही दलितों का जो कहीं ना कहीं अस्तित्व है। मैं अगर आपकी बात सही समझ रहा हूँ, जो आपने शुरू में कहा कि मैं समीकरण देख रहा हूँ, जहाँ बसपा से आपका लगाव ज़रूर है, लेकिन समीकरण सुन के मुझे ये ज़रूर लगा कि आप शायद सिंबल से ज़्यादा ये देख रहे हैं कि भाजपा को कौन हराने वाला है। आपकी बात सुन के मैं क्या ये निष्कर्ष ठीक निकाल सकता हूँ? हालांकि पूरे दलित और पूरे मुस्लिम समाज की एक मानना ये है कि जो भी बीजेपी को हरा देगा उसको ही वोट देंगे। तो वो आप कह रहे हैं कि अगर वो सुनीता वर्मा भी भारी पड़ी तो आप उधर भी जा सकते हैं। पिछले दिनों से, कुछ दिनों से ये देखने में आया है कि जो जिस तरह का जो बीएसपी में जो रुझान है, हाजी मंत्री जो है हमारे याकूब जी, उनके आने के बाद जो समीकरण जो बदला है, टर्नओवर जो हुआ है बीएसपी की तरफ, और अभी 23 तारीख की जो रैली, तो वही आप कह रहे हैं कि मतलब समीकरण आप देखेंगे कि किस तरफ मजबूत ज़्यादा रहेगा भाजपा के खिलाफ। हालांकि मैं इस बात आपको ये लग रहा है कि लेकिन बसपा का समीकरण आपका ज़्यादा मजबूत। इस बात में क्लियर कर दूं कि पिछले कुछ दिनों से बीएसपी का समीकरण बढ़ रहा है, और तमाम जो दलित और मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो यूथ हैं, वो एक तरफ बीएसपी की तरफ आ रहे हैं। हाँ जी, त्यागी हैं, देवव्रत त्यागी और त्यागी आप कह रहे समाज जुड़ेगा। पेड़ भी आ गया तो इलेक्शन जीता बड़ा। ठीक है, 4000 वोट से 1000 से हरा था याकूब को। 4-1,000 से ही हारे थे पिछली बार। तो इसलिए तो 2.5 लाख वोट त्यागी की बढ़ गई, तो जीत का पलड़ा भारी हो सकता है।
बड़ी रोमांचक चुनाव बन रहा है यहाँ मेरठ में। कई लोगों का अभी भी ये मानना है कि बसपा ज़्यादा मजबूत है। कुछ लोगों का यहाँ थोड़े बहुत कुछ लोगों ने सुनीता वर्मा की तरफ भी रुझान दिखाया है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर आप देखेंगे अभी भी लोगों की हाथी में आस्था बहुत मजबूती से है। ये देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में क्या चुनाव की परिस्थितियाँ बनती है, कहाँ पर जैसे इन्होंने कहा अंत में प्रमोद ने कि प्रमोद ही बोला ना, संदीप, जैसे संदीप ने अंत में बोला कि समीकरण क्या बन रहा है हम उस पर भी नज़र रखें, अपनी नज़र गाड़ के रखी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां हाथी पर आस्था कम नहीं हुई है, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि भाजपा को हराना इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है इस चुनाव में। जुड़े रहें CCA के साथ। उत्तर प्रदेश के चुनाव की खबरें और उसके अलावा भी खबरें आप तक आती रहेंगी। धन्यवाद।